बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, खित्ते की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तवील कशीदगी के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी और मुमकिन मुआहदे की खबरें आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं और इस तमाम अमल में पाकिस्तान का किरदार ख़ास तौर पर ज़ेर बहस है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान वाकई इस अहम सिफारती पेशरफ्त का मौसर तरीन हिस्सा था तो इसके बदले में मुल्क को क्या सिफारती और मुआशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? क्या ये पेशरफ्त खित्ते में इस्तेहकाम, आलमी तिजारत और आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल की तरसील के हवाले से नई उम्मीद पैदा करेगी? और अगर ईरान पर आयद पाबंदियां नरम या खत्म होती हैं तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक ही महदूद रहेंगे या पूरा खित्ता एक नई मुआशी हकीकत में दाखिल होगा? साथ ही साथ सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस मुमकिन मुआहदे का असल फातेह होगा कौन, और क्या अब भी ऐसे अवामिल मौजूद हैं जो इस पेशरफ्त को खतरे में डाल सकते हैं? आलमी सिफारतकारी की कामयाबियां अपनी जगह, मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो एक आम पाकिस्तानी आज भी बुनियादी मौशी मुश्किलात का सामना कर रहा है। LPG की कीमतों में बेकाबू इजाफा एक नए बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि सरकारी निर्ख और मार्केट रेट के दरमियान हैरान कुन फर्क ने घरेलू सार्फिन, रिक्शा ड्राइवर्स, मेहनत कश तबके और छोटे कारोबारों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। सवाल ये है कि अगर कीमतों का तयन मौजूद है तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? रियासती इदारे कहाँ हैं और आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो कानून से बालातर होकर आम आदमी की जेब पर मुसलसल डाका डाल रही हैं? इसी दौरान मुल्क का सियासी दर्जे हरारत भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। इस्लामाबाद के वारों में मुलाकातों, शिकवों, तहफ़्फ़ुज़ात और सियासी सफ़बंदियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, अपोजिशन की तरफ से भी मुकालमे की ज़रूरत की बात हो रही है, मगर इस सब के बावजूद सियासी तातुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, बजट की सियासत, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात और बाद सियासी शख्सियात की अचानक सरगर्मियाँ, इन सब ने कई सवालात को जन्म दिया। ऊपर से फैसल वावड़ा साहब की एंट्री ऐसे में सोने पर सुहागा है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या आने वाले महीनों में मुल्क की सियासत किसी बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है या ये सब महज सियासी दबाव बढ़ाने की एक हिकमत अमली मालूम होती है? यही हमारे आज के टॉपिक्स हैं। इस पर मुझे ज्वाइन करें साराना साहब, माजिद निजामी साहब और इंशाल्लाह मोहम्मद निशाद अली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। कुछ मसरूफियात के बाइस पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, सेकंड सेगमेंट से वो हमें कंटिन्यू करेंगे। राना साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। डिजिटली अगर देखा जाए तो साइन हो चुके हैं, अब एक आपको पता है एक सेरेमनी होनी है जिसकी मेज़बानी खुद पाकिस्तान कर रहा है और डेफिनेटली पाकिस्तानियों के लिए बड़े एजाज़ की बात है। इन सब में आपको फातेह कौन नज़र आ रहा है अगर हम ईरान और अमेरिका के पर्सपेक्टिव में देखें तो? देखें, जब जंग ख़त्म होती है ना तो इसका फ़ैसला वैसे तो तारीख़ करती है कि एक विनर कौन था और लूज़र कौन था, लेकिन जो मौजूदा अगर हम सूरत हाल देखें तो इसमें ईरान के 12 अरब डॉलर भी बहाल हो रहे, आपने हुर्मुज़ पे उसका कंट्रोल भी मान लिया गया, ठीक है। यूरेनियम वगैरह का जो डायलॉग है वो अभी दूसरे मरहले पे हो गई। पहले मरहले पे तो ये 2-3 चीज़ें थी जिसमें जंग बंदी, लेबनान में जंग बंदी और क्या कहते हैं फ़लस्तीन के हवाले से। तो आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि सारी वो चीज़ें जो ईरान चाहता था वैसे ही हो गई हैं? सही। अमेरिका की तो जो असल ख्वाहिश थी वो तो यूरेनियम थी, वो तो दूसरे मरहले के ऊपर उसके ऊपर बात होगी। तीसरी चीज़ ये कि मुसलमान ममालिक के लिए सबसे बड़ा तकलीफ़ का बाइस जो था वो एक शख्स था जिसका नाम था नेतन्याहू या इसराइल। क्या ईरान के दिलेराना मौक़िफ़ और ईरान अमेरिका से टकराने के बाद इसराइल तन्हाई का शिकार नहीं हो गया? क्या वहाँ पे सफ़े मातम नहीं बिछ गई? क्या नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़तरे में नहीं पड़ गया? अगर आप इन सब चीज़, आज मैं वो इसराइल के जो रिपोर्ट्स हैं ना मीडिया की वो पढ़ रहा था। अच्छा। तो उसमें वो हर जो मीडिया था जो अपनी डिस्कशन में इस बात को तस्लीम कर रहा था कि ये इसराइल की शिकस्त है। वो जो एक उसका वो होता है ना बंदे का कि ये शिकस्त इतनी आसानी से नेतन्याहू कबूल करेंगे? देखें, अगर अमेरिका आज भी इसराइल पे से हाथ हटा ले तो इसराइल तनहा तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें एक बारीक वारदात भी हो गई। बारीक वारदात ये हुई कि आप नोट कीजिएगा कि जब भी इसराइल किसी जंग में इन्वॉल्व होता है और जंग बंदी होती है तो इस दौरान जिन इलाकों पे वो कब्जा कर चुका होता है वो उसको मिल जाते हैं। अब भी यही हुआ है कि वो एक्सपेंड किया उसने अपने आप को। कभी आप अगर इसका नक्शा इसराइल का निकाले ना जो आगाज में था तो आप देखेंगे कि वो कैंसर की तरह फैलता जा रहा है।
तो इसमें खैर उन्होंने ये तो किया है कि कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया है, कुछ पे उनके कंट्रोल हो गया, लेकिन इसके बावजूद बैनुल अक़वामी तौर पे जो एक इसराइल के साथ ये एज था ना कि अमेरिका उसके साथ, आप देखें यूरोप भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। आप अगर देखें तो मैं यूरोप के मुमालिक को भी खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने इस जंग में, इसराइल तो छोड़े, आप अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए। जर्मन हो गए, ब्राजील, वो क्या कहते हैं, फ्रांस हो गया, आप स्पेन हो गया, इटली हो गया, तो आप इन सबको देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने एक वाज़ेह लाइन ली। मैं समझता हूं कि ईरान ने वो करके दिखा दिया जो पिछले कई दहाइयों से तमाम ये मुसलमान ममालिक खलीज के जो है ना, ये मिलकर नहीं कर सके थे, ईरान ने वो काम करके दिखाया। सही। निजामी साहब, तजारती पाबंदियां हटने से जो फ्रीज एसिड्स थे ईरान के, इससे ईरान की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा, क्या फौरी तौर पर मिलेगा? और दूसरा ये जो मैंने अभी राना साहब के भी सामने बात रखी कि फातिह आपको कौन नजर आता है, और दूसरा ये भी कि अभी भी कोई अगर मगर की गुंजाइश है, या आप कहते हैं कि नहीं अब सब चीजें क्लियर कट हैं, अब सिर्फ एक सेरेमनी होना बाकी है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा अगर मगर मौजूद है। अच्छा, वो उसकी कैसे? वजह ये कि अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली एनालाइज करें तो ये कोई अग्रीमेंट अभी नहीं हुआ, अभी ये MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि ये ताल्लुकात का पहला कदम है। अभी इसमें जो लीगल बाइंडिंग है वो मौजूद नहीं है, अभी इसमें डिटेल्स तय की जाएंगी। जो एग्रीमेंट होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दोहा का जो एग्रीमेंट है तालिबान और अमेरिका का, वो बाकायदा एग्रीमेंट था जिसमें शिकों के हिसाब से वो चीजें लिखी हुई थी डिटेल में कि ये चीजें दोनों तरफ से की जाएंगी। यहाँ पर अभी ये MOU है, इसलिए मुझे एक तो इसके अंदर थोड़ा सा खदशा लगता है। दूसरा ये है कि जिस तरह यहाँ पे इसराइल की बात हुई है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उनका पूरा का पूरा जो नजरिया है वो ग्रेटर इसराइल पे टिका हुआ है, और इसी साल के आखिर में उनके इलेक्शंस भी हैं। अब लबनान में जो उन्होंने किया है, उससे पहले वो गजा में कर चुके हैं कि मुआहिदा तो ये हुआ था कि आपने 46% पहले आपने खाली करना है, उसके बाद फिर सेकंड पे आप 75% पे जाएंगे, फिर आप पूरा गजा खाली करेंगे। लेकिन वो जो 2 लेयर्स थी उनको उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया। इसी तरह लबनान में जिस इलाके पे उन्होंने कब्जा किया, अब वो ये कह रहे हैं कि जी इस सारे मसले के बावजूद भी हम वहाँ से विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो ग्रेटर इजराइल का जो वहाँ पर नैरेटिव बनाया जा रहा है इलेक्शंस के लिए, और उससे पहले भी, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल बात है इसराइल की, इस वजह से मुझे लगता है कि लबनान के मामले पर ये मसला खड़ा हो सकता है। तीसरी अहम बात इसमें यह है कि मिडल ईस्ट में पहली मर्तबा इसराइल एक अलाय सामने लेके आया, और वो इत्तेहादी है UAE। और उसकी वजह से खित्ते की जो हैसियत है उसके अंदर तब्दीली आई है। वो जो एक यूनानिमस और एक 100% मौक़िफ़ आता होता था, अब उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ ग्रुपिंग नजर आती है। तो ये कुछ 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि अगर 4 से 6 महीने में भी चीज़ें बेहतर होती हैं तो बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें अगर मगर मौजूद है। जो माजिद निजामी साहब बात कह रहे हैं ना कि ये तो अभी क्या कह रहे थे आप, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने ना कॉफी भी मेरी ज़बान जरा से खुश्क हो गई है, तो वाकई होगी मुफाहिमती याददाश्त। हाँ, तो MOU के ऊपर साइन करना मुआहिदा नहीं होता, ये इस बात का होता है कि हाँ हम बैठेंगे, इन बातों पे हम बात करेंगे, ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा होगा। इसके आगाज में ही MOU के उसके ऊपर भी जो आपने कहा ना कि सर क्लॉजेस अभी रखी जाएंगी, उससे पहले ही जो एसेट्स थे उनका दोबारा से बहाल हो जाना, आपको नहीं लगता कि ये एक कम से कम विक्ट्री साइन तो है ईरान के लिए? देखिए बिल्कुल है। उसकी वजह ये कि इसमें बेनिफिट्स जो हैं अगर वो होंगे तो वो ईरान की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि रीजन के अंदर उनकी पोजीशन मजबूत है, और जिनेवा में जो इकट्ठे हो रहे हैं उसका मकसद भी ये है कि वहाँ पर जो टेक्निकल सपोर्ट डिफरेंट ममालिक की जानिब से फराहम की जानी थी वो वहाँ पे की जाएगी। अगरचे इस सारे मामले का नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड या इस्लामाबाद एग्रीमेंट ही होगा, बट वो जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कि जी आपनाए हुर्मुज़ को किस तरह क्लियर करना है, यमन वाली साइड पे रेड सी के अंदर कोई इशूज ना हो, फिर यह है कि यूरेनियम के मामला डिस्कस होंगे, तो वो सारी की सारी जो टेक्निकलिटीज हैं वो वहां पे डिस्कस होंगी और उसके बाद वो फाइनलाइज होंगे। अच्छा, एक बड़ा अहम कंसर्न जो कि इस सारी जंग से जुड़ा हुआ है राना साहब, और आपकी भी टेक लगी मैं इसके ऊपर, आलमी हालात तो बेहतर होंगे ही मौशी सतह पर, पाकिस्तान के हालात आपको किस हद तक बेहतर होते हुए नजर आएंगे, और पेट्रोल की कीमतें आपको बतदरीज कब कम होती हुई नजर आ रही है राना साहब?
एक तो देखिए हमारा रूल है 80। अच्छा, और जब हम लोग बड़े काज के लिए लड़ रहे होते हैं ना, तो ये छोटे छोटी छोटे मोटी काम बातें। अच्छा, कि भाई महंगाई कम हो जाए, गरीब आदमी को कोई सुकून मिल जाए, कोई पेट्रोल सस्ता हो जाए। हाँ, जब आपने पेट्रोल महंगा किया तो आपने कहा कि चूंकि जंग छिड़ गई है तो पेट्रोल महंगा हो गया। अब $80 फी बैरल आ गया है, सर 76 के करीब तकरीबन। चले मैंने 80 पढ़ा था, आते आते 4 अच्छा। और गिर गया होगा। आपकी इकोनॉमी में ज्यादा नजर है। तो अब तो होना ये चाहिए था कि फिर हमें फौरी तौर पे रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था। कम से कम 200 से 250 रुपए पेट्रोल कम होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, जो आवाम का हक है। आपने लेवी लगा के और आपने टैक्सेस लगा के, अगर ईमानदारी से लेवी हटा के टैक्सेस हटा के जो मार्केट की कीमत है वो करे जाए, तो माजी साहब बताएंगे कि पाकिस्तानियों को ये पेट्रोल 150 से पौने 200 रुपए का मिलना चाहिए। है मर्द के सामने सब इतनी कम कीमत हो सकती सारे है? सारे तो मुझे टैक्सेस और मालूम लेवी है निकाल के कि अच्छा चले ठीक है। वो देखिए, कहते सारे टैक्सेस ये 100% बिल्कुल जुल्म हो रहा है। उसकी वजह ये कि जब आप लेवी का टैक्स और पेट्रोलियम का टैक्स लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहा है और जो लैंड क्रूजर में डलवा रहा है, आप उससे यकसा टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ज्यादती होती है। और जो कंजम्पशन है वो ज्यादा बाइकर्स की है, गाड़ियों की कम है। और इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जितने भी नंबर्स हैं, अभी हमने पेट्रोलियम की बात की है, तो जब टैक्स कलेक्शन के नंबर्स आए थे इकोनॉमिक सर्वे से पहले, तो पता ये चला था कि हमने 12 महीने की जो पेट्रोलियम लेवी है वो 10 महीने में इकट्ठी कर ली थी। तो इशू ये होता है कि जब एफबीआर को कहीं और से वो प्रोडक्टिविटी नहीं करते, तो यहाँ पे गरीबों पे उनका बस चलता है और वो यहाँ से फिर सारा का सारा टैक्स निकाल। और फिर ये जो कहते हैं ना रियाब साहिबा, जो अभी बजट में भी उन्होंने कहा जी क्योंकि खलीज की जंग हुई तो उससे ये हुआ और वो हुआ, तो माई साहब चूंकि इकोनॉमी को समझते हैं, तो ये जो तखमीना और ये सारा देते हैं, ये तो पहले 9 महीने का होता है। इसमें 3 महीने शामिल नहीं होते। जंग वाले महीने शामिल ना करो है। अच्छा। ठीक है ना, उसके बगैर करो। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में मंशा साहब की जो 7-8 करोड़ की गाड़ी है, उसमें भी पेट्रोल उतने का ही डल रहा है जितना मेरा यार मंशा प्रिंस जो एक क्या नाम है दफ्तर में चपड़ासी है, उसकी मोटरसाइकिल में डल रहा है। तो देखें, इस हुकूमत ने इम्तियाजी सलूक तो खत्म कर दिया। उसने ना अमीर देखा ना गरीब देखा, सबके साथ कोई डंडे नल कम किया है, सबकी तबाही फेरी है। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान के, खुदा की कसम मैं खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान दुनिया का एक बड़ा एकॉर्ड करवाने जा रहा है। अच्छा। तीसरी आलमी जंग हमने टाली, ये हमारा क्रेडिट है। लेकिन मैं ना वो जो मेरे साथ मेरा कजन है ना जो रक्षा चलाता है, मैं उसे समझा नहीं पा रहा कि तुझे इस अजमत के ऊपर रात को सुकून से सोना चाहिए। वो कहता है मेरे घर में मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, दूध जो है महंगा हो गया है, दही महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई है। मैं उसे कहता हूँ मनुष्य इंसान इन बातों पे गौर नहीं करते। ये देख के हमने दुनिया के अंदर कितनी अजमत पा ली है। अच्छा, मुझे एक चीज मज़हब आपसे जाननी है, क्योंकि आप इकोनॉमी के ऊपर बड़ी अच्छी निगाह रखते हैं। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान इसको फाइनेंशियली किन किन सिचुएशंस में कैश करवा सकता है इस सारे मामले को? देखिए, पहली बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसार राना साहब अपने उन कज़न को बताएं कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप महीने में 8,500 रुपए कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, आप अमीर हैं। तो आप भी बहुत अमीर हुए और आप दिल के बहुत अमीर हैं। हमारे तो मैं मालदार तरीन आदमी है। तो ये हमको तसल्ली में एक पॉइंट ये भी होना चाहिए। सेकंड बात जो आपने की है वो ये है कि किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये डिप्लोमेसी की एक फतह होती है कि आप उसके अंदर महज सफारती कामयाबी हासिल ना करें, बल्कि उसको कन्वर्ट करें मुआशी कामयाबी के अंदर। और हम ये देख चुके हैं कि 90s में जब मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस था, इराक का और कुवैत का मसला था, तो मिस्र की बड़ी एग्जाम्पल दी जाती है कि उन्होंने उसके अंदर जितनी भी कॉपरेशन की, उसके बदले उन्होंने अपने जितने भी लोन्स थे वो सारे के सारे राइट ऑफ करवा लिए थे। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक मिसाल दी जाती है कि आप ये सारा काम जिसको हम पंजाबी में कहते हैं अल्लाह वास्ते ना करें, बल्कि इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें और हाँ बिल्कुल, और उसके अंदर से आप जो है वो अपने मुल्क के लिए फायदा उठाएं। लेकिन अब इशू ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है
वो ये कहता है कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 26% कम हो गई है, ठीक है जी, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $2 बिलियन कम हो गई है। तो अब ये जो दो नंबर्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि वो जो आपने पूरा एक नेक नामी हासिल की है पूरी दुनिया में, समहाउ आपका जो मौजूदा सिस्टम है वो उसको प्रोडक्टिवली कन्वर्ट नहीं कर पाया, बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मसला ये कि आप वहाँ पे, इवन इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिसाल थी कि जिसमें इन्वायरमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें कहा गया था कि आप प्रोजेक्ट्स बना के हमें प्रेजेंट करें और उसके बदले फंडिंग ले लें। जी, तो वो फंडिंग भी हमारी पड़ी रही थी और हम उसको अवेल नहीं कर सके थे। 20% के अराउंड उसको हमने किया था। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, क्या वो इस काबिल है कि वो उस पूरी फतह को समेट सके या उस फतह के जो मुआशी समरात हैं वो हासिल कर सके? तो इसका जवाब मुझे नहीं मिला। एक चीज इसमें इजाफा जरिया साहब कि देखें, इस सारी गेम में ईरान ने सबसे पहला काम क्या किया कि मेरे पैसे दो। मईशत जो है ना, वो ही रियासत की रीढ़ की हड्डी होती है। रियासत को जोड़े रखने के लिए मजबूत मईशत की जरूरत होती है, ठीक है। नारों से रियासतें नहीं चलती होती, ठीक है, दावों और वादों से रियासतें नहीं चलती होती, वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ चलती होती हैं। ईरान ने इस सारी लड़ाई में $3 बिलियन उन तक आ गए, मैं आपकी इतला के लिए 12 के 9 और जो वो है, फिर उन्होंने इसी चक्कर में कतर के साथ अपने बहुत सारे मुआहदे नए किए हैं, जिसमें बिजली की तरसील, ग्रिड जो है दोनों का एक होगा। लोगों को प्रैक्टिकली कन्वर्ट होना चाहिए ना, खाली लफ्जों से ना वो मामला चलते होते हैं कि लफ्जों से चलाएं। वो जो एक शेर अगर इजाजत दें, वो भाई साहब आपका तो आज इस टाइम मूड भी बड़ा शायराना सा हुआ है। तो वो कहते हैं कि मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूं, तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या, जब हम ही ना महके फिर साहेब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। ठीक है ना, कुछ रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। और भाई आप हमें कुछ तो दो ना, ठीक है। जबरदस्त। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। तो भाई हमें तुम कुछ दोगे तो हम समझ आएगी कि हमारी फतह हो गई है। चले नाज़रीन, इसी शेरो शायरी के साथ हम क्लोज कर दें, क्योंकि जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि यहाँ पर जो तौजीहात हैं कि चूंकि ईरान अमेरिका वॉर थी, इसी की वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई, लेकिन जो पाकिस्तान के अपने अंदर होने वाली प्रोडक्टिविटी है उसको हम कार्टलाइजेशन का नाम देंगे या फिर बैड गवर्नेंस का नाम देंगे। बात होगी एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। स्टेट वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इस वक्त एलपीजी माफिया खासा सरगर्म दिखाई दे रहा है। सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम सूबों के हवाले से बात कर रही हूँ। ओगरा ने एलपीजी की जो सरकारी कीमत है वो 309 रुपये फी किलो मुकर्रर कर रखी है, जबकि इस वक्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो एलपीजी तकरीबन 500 से 600 रुपये किलो में दस्तयाब है मार्केट्स में। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम पेट्रोल के हवाले से बात करते हैं, डीजल के हवाले से बात करते हैं, तो मालूम ये होता है, जो हुकूमत भी तौजीहात पेश करती है कि चूंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, यही वजह है कि यहाँ पर लेवी शेवी बढ़ाकर इन मामलात को सेटल किया गया। अब सिचुएशन यहाँ पर यह है कि एलपीजी डेफिनेट सी बात है, ये रिक्शा ड्राइवर हजरात हों, दुकानदार हों, छोटे मोटे कारोबार हों, और बिलखुसूस अगर हम लोग बात करें रिहायशी इलाकों के हवाले से, तो यहाँ की सबसे जो है ना बुनियादी ज़रूरत में से एक जानी जाती है। अब पॉइंट यहाँ पर क्या आता है? पॉइंट ये है कि क्या ये एलपीजी माफिया भी एक कार्टलाइजेशन की सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है, या हम इसे बैड गवर्नेंस का नाम देंगे? निशाद साहब, ये ओगरा ने अलग कीमत डिसाइड कर रखी है, एलपीजी वालों ने अपनी ही एक रकम, एक अपने नर्ख मुकर्रर कर रखे हैं, और फिर वही बात आ गई कि पूछने वाला भी कोई नहीं है इनसे, जबकि ये तो हर गली मोहल्ले में, हर चौक चौराहों में आराम से दुकानें लगाकर बैठे हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके यहाँ कोई अथॉरिटी मौजूद हो, अगर अथॉरिटी मौजूद है यानी एक रेगुलेटरी बॉडी मौजूद है ओगरा की शक्ल में, उसने एक कीमत तय कर दी। ये कीमत कैसे तय की जाती है? ये कीमत, ये जो आप 40% दरामदी गैस की बात कर रही हैं और यहाँ की लोकल प्रोडक्शन, इसको मिलाकर इसकी जो एवरेज प्राइस बनती है उसको सामने रख कर की जाती है। जब अगर अथॉरिटी ने कोई प्राइस तय कर दी है, अगर उस प्राइस पर वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो ये गवर्नेंस का इशू है। क्योंकि गवर्नेंस वीक होगी तो फिर जो इस किस्म के माफियाज हैं वो पनपते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी की कीमत लेने की कोशिश करते हैं, वो चाहे पंजाब हो, चाहे केपी के हो, चाहे सिंध हो। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस मॉडल है और जो गवर्नेंस है, जब तक वो रिजिड, सख्त और बहुत ज्यादा सख्त एक्चुअली कहना चाहिए वो नहीं होगी, तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि इस तरह के माफियाज जो हैं
वो ब्लैकमेल करते हैं। आप देखिए आप ताजरों को टैक्स लगाने की बात करती हैं तो ताजिर जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं। आप किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कंट्रोल करने की बात करते हैं, वो एहतजाज और धरनों पर आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये करने दिया जाता है और ये हो रहा है तो ये गवर्नेंस का इशू है। इसका अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव के अंदर या किसी दूसरे मामले से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। अगर पंजाब में नहीं हो रहा तो पंजाब की बैड गवर्नेंस है, अगर किसी और सूबे में नहीं हो रहा तो उसकी बैड गवर्नेंस है। सो जो किसी भी अथॉरिटी की तरफ से जब कोई चीज तय कर, या तो ये तय करते वक्त जो स्टेक होल्डर है उनसे मुशावरत भी की जाती है, उनकी इनपुट भी ली जाती है। उस वक्त जब स्टेक होल्डर की मुशावरत से कोई चीज तय हो रही है और फिर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ये सीधा सीधा जो है ये बैड गवर्नेंस आपको नजर आती है। राणा साहब, नशाद साहब के नजदीक तो वो कह रहे हैं गवर्नेंस का ही फुकदान है कि जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि किसी एक सूबे के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर हर जगह यही टकोसले चल रहे हैं। अब क्या सूबे और उनकी इंतजामिया जो है वो ताकतवर नहीं है और ये माफिया बहुत ज्यादा ताकतवर है, या फिर वही बात आ गई कि आपकी जहां पर कोशिश होती है आप वहां पर फोकस कर लेते हैं, जहां पर आपने नहीं फोकस करना होता वहां पर आप वो कहते हैं ना कि आंखों देखी मक्खी भी खाकर चले जाते हैं। अच्छा देखिए, चूंकि मैं रहता हूँ पंजाब में और मेरे सामने पंजाब है, ठीक, और मेरी नज़र में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन हुकूमत पंजाब की है। अच्छा, ठीक है ना, जहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं और जहाँ पे क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे तो वो एक ऑस्ट्रेलिया से आई बच्ची को गोली मार के सिर्फ ये कहा जाता है कि हमसे गलती हो गई है। हम ये भूल जाते हैं कि इसका जो असर है वो दायरे गैर में रहने वालों पे क्या पड़ेगा। इस एक छोटे से वाक़े से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे क्या गुजर रही होगी, जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, जो पाकिस्तान अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं। जिस बेदर्दी से ये सारी गेम हुई उससे एक बात आप समझ लें कि एक तो पंजाब में आप पुलिस को, पेरा फोर्स को, ये क्या कहते हैं सीसीडी कहते हैं ना, सीसीडी, ये सब ऐसे लगता है कि जैसे ये काबू से बाहर हुए हुए जिन्हें काबू नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में आप 200 यूनिट के लिए तो फौरन डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है जी 200 यूनिट वाले कितने लोग हैं और कहाँ का है। जो चीज आप करना चाह रहे होते हैं ना वो आपके लिए कोई नामुमकिन नहीं है। लेकिन चूंकि ये मुझे तो ऐसे लगता है कि एलपीजी में भी दिहाड़ियां लग रही हैं उन लोगों की जो बड़े ऊपर बैठे हुए लोग हैं। अच्छा, ठीक है ना, जिनकी निगरानी में ये 60% यहाँ पे और 40% वहां से मंगा के फिर आगे ये सारा प्रोसेस चलता है। आप वो जो एक हमारी खातून है सलमा भट्ट साहिबा, ठीक है, वो अक्सर स्टोर चली जाती हैं और वहां जाके पता नहीं घी के आजकल तो बड़ी एक्टिव नजर आ रही हाँ जी, उन्हें 2 टमाटर वाला पकड़ लेती हैं कि तुमने 2 टमाटर महंगा क्यों दिया, इसके साथ पुदीना क्यों दिया। दे 2 बड़े स्टोर्स पर हाथ मारा है उन्होंने। मैं यही कह रहा हूँ, तो वो एलपीजी वालों की तरफ क्यों नहीं जाती हैं, जो अवाम का इस वक्त पंजाब के लाहौर के 60-70% अवाम का मसला है, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही। ऑलमोस्ट 100% घर जो हैं वो एलपीजी के ऊपर गुजारा करते हैं। हाँ, तो जो बेसिक हमारी जरूरत है उस तरफ क्यों नहीं जाती सलमा भट्ट साहिबा। बात यह है कि जो इस टाइम अवाम का सबसे पहला मसला घरेलू खवातीन का बिल्कुल ठीक है ना, हाँ। उनका सबसे अहम तरीन मसला ये एलपीजी है, क्योंकि गैस आ नहीं रही। वो बेचारियां जब अपने बजट से, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे शौहर अपनी बेगमात को पैसे देके बड़ी जिम्मा हो जाते हैं, वो बेचारियां फिर किस तरह मैनेज करे, क्या करे, तो इस तरफ तवज्जो देनी है। मुझे नहीं पता, सिंध की तो हुकूमत नाकाम है, ठीक केपीके की हुकूमत तबाह खराब कारकर्दगी वाली है। बलूचिस्तान वालों को हम वैसे ही प्यार से कुछ नहीं कह सकते। पंजाब की तो एक आइडियल हुकूमत है, उनके तो प्रोजेक्ट इंटरनेशनली डिस्कस होते हैं, अभी थोड़े दिनों बाद और भी होंगे, वाउडा साहब ने बताया है। अच्छा, तुमको आके बाद में डिस्कस करते हैं। निजामी साहब, एलपीजी की ये जो दुगनी कीमतें हैं, इन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा, जिस तरह हम शुगर माफिया डिस्कस करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह जो एलपीजी इंडस्ट्री है उसकी बुनियाद ही कोटा सिस्टम पे रखी गई, पॉलिटिकल एलोकेशंस हुई, बड़े बड़े नामों को ओब्लाइज किया गया जनरल मुशर्रफ के दौर से। ये इमारत उस दिन से टेढ़ी खड़ी हुई है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर तो बाद में आए, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं और जो प्लांट्स हैं, वहाँ से जब मुबैना तौर पर गैस निकलती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर को गवर्नमेंट रेट पे दी ही नहीं जाती, तो डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से आगे क्या देगा।
तो मेरा ख्याल है वो जो कार्टलाइजेशन की हम बात करते हैं ना शुगर में, जिस तरह यहाँ पे अभी मिनिस्टर साहिबा की बात हो रही थी जो प्राइस कंट्रोल के लिए निकलती हैं, लास्ट ईयर चीनी 164 पे थी, वो 204 पे चली गई, लेकिन मजाल है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी ने किसी ने कोई चीनी के ऊपर छापा मारा हो। इवन हारून अख्तर साहब जो कि फेडरल कैबिनेट में हैं, अच्छा अब वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं, उन्होंने यहाँ तक बयान दिया, उन्होंने कहा अगर ये जो मशरूब साज कंपनियां हैं ये किसी मिल से महंगी चीनी खरीद रही तो आपको क्या इतराज है। साथ उन्होंने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि चीनी की कीमत जो है वो क़यामत तक एक ही रहेगी। इस हद तक अगर कॉन्फिडेंस होगा, हारून अख्तर साहब ने कहा। अच्छा, उनकी तो चीनी की मिल भी है और उनकी एक वो भी है, बिल्कुल। तो मशरूब बहुत बड़ी ये जो कार्टलाइजेशन है, अब एलपीजी के अंदर भी डे 1 से जो नाम है ये वही ग्रुप्स हैं जो बाकी जगहों पे चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, पहले जो प्रॉब्लम ये है ना कि जहां से एलपीजी आ रही है, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो प्लांट्स हैं, मार्केट में प्रोवाइडर हैं, बिल्कुल उनको एहतसाब के अंदर कौन लेके आएगा। तो बिल्कुल शुगर की तरह यहाँ पर हर स्टेप के ऊपर माफिया, अशराफिया, गवर्नमेंट सिस्टम पूरा इन्वॉल्व है। और इसमें परेशान कौन हो रहा है? अवाम परेशान हो रही है। फौरी तौर पर सिद्दबाब किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के लिए जो अब कीमतें खरीद है ना, और जो उनकी कुव्वत खरीद है, वो दोनों ही बेहद मुतासिर हो रही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल टेम्परेचर के साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इत्तेहादी भी एक दूसरे से बड़े मायूस को नजर आ रहे हैं, वहीं पर दोबारा से फैसल वावड़ा साहब की एंट्री हुई है। और एंट्री आपको पता है जब भी उनकी होती है तो किसी एक टॉक शो में नहीं होती है, इकट्ठे 3-4 प्राइम टाइम टीवी टॉक शोज में वो हमें नजर आते हैं, और फिर मालूम होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ है जो चल रहा है। क्योंकि कल भी वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा रगड़ा लगाया हुकूमत को, उसकी पॉलिसीज के हवाले से भी, मुआशी पॉलिसीज के हवाले से भी, इवन के जीबी इलेक्शंस के हवाले से भी। राना साहब, एकदम फैसल वावड़ा साहब की जो एंट्री है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे देती है। आपके पास किसी सवाल का जवाब है? एक तो मुझे ये साइंस समझ नहीं आती कि फैसल वावड़ा साहब जब वापसी करते हैं तो अचानक 4-5 चैनल पे अपीयर कैसे हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, उनके प्रोड्यूसर्स को फोन करते हैं, वो क्या करते हैं कि मैंने टार्जन की वापसी हो गई है। अच्छा। ठीक है ना, और फिर उनको बैक वक्त 3-4 चैनल में प्राइम टाइम पे लिया जाता है ताकि वो एक पैगाम जो है, इस बार वो क्या मैसेज लाए? क्लियर, वेरी बिल्कुल साफ सुथरा मैसेज है क्या कि भाई कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जड़ अगे पीछे तक के ओदी शामत आई जे। ठीक है, उन्होंने तो ये कह दिया है कि भाईजान आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर, जो मुझे हैरान कुन बात लगी, वो कहते हैं कुछ इंटरनेशनल स्कैंडल्स भी आएंगे। अच्छा, अब मुझे हुआ कि पाकिस्तान में तो कोई भी बुराई हो तो वो तो इमरान खान उसमें से निकल आता है इस दौर में, वो भी उत्ते बैठे अडयालिश। अच्छा। तो अब किसकी बारी आने वाली है? तो फिर मुझे समझ आई कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ठीक है, और जिस तरह वो कह रहे हैं, जिस तरह वो करप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने बड़े वाजे अंदाज में कुछ लोगों की तरफ इशारा करके कहा है कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम ताकतवर लॉबी का हिस्सा है, वो ताकतवर लॉबी भी काम नहीं आएगी। जरा आप से उनके जुमलों की वो कार्ड को सुने कि वो कहते हैं कुछ लोगों को ये जोम है कि हम ताकतवर लॉबी का हिस्सा है, ताकतवर लॉबी भी उनके काम नहीं आएगी। अच्छा। तो ये सारी सिचुएशन में तो मुझे परेशानी है, क्योंकि पंजाब बहुत अरसे बाद तरक्की की राह पे चला था और हमने तैयारी। अच्छा, आपको कुछ लोगों में पंजाब ही नजर आ रहा है, जोम वालों में? भाई बात ये कि हमारा तो 60%, 65% पंजाब है ना। अच्छा। ये वो हथेली होती है जिस पर सरसों जमाई जाती है। ठीक है, ठीक है ना, तो मैं तो उस हथेली को ही देखूंगा। बाकी ये केपी, सिंध, इनके क्या है, वो है, असल तो पंजाब है ना जो भी है। ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ कि एक अरसे बाद पंजाब तरक्की की राह पे चढ़ा था और इधर लहरा बहरा हो रही थी, तो ये इशारे जो हैं ये कोई अच्छे नहीं है। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, ये कोई जो अखियां मार रहे हैं ना दूर दूर से, ये कोई अच्छे इशारे नहीं है। निशात साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो कशमकश है, वो उसका नतीजा आपको क्या निकलता नजर आ रहा है? और फिर इसी कशमकश के दौरान फैसल वावड़ा साहब का भी दोनों के ऊपर चढ़ दौड़ जाना, उन्होंने मतलब जीबी के इलेक्शन को बेस बना के उन्होंने कहा फलाना भी आपका, इंतजामिया भी आपकी, ये भी आपका, वो भी आपका, दिल से जुलूस भी आपने किया, इसके बावजूद भी अगर आप हार जाएं तो फिर हमारा क्या कसूर है? घोड़ा भी आपका, गधा भी आपका, घास भी आपकी, खच्चर भी आपका, उन्होंने ये सारे लफ्ज इस्तेमाल किए। मैं नहीं करना चाह रही थी। जी निशात साहब।
निसार राणा भी आपका। हाँ जी हाँ। ये है कि अगर आप बख्श देंगे तो फिर मैं किसी का हो जाऊंगा। मैं आपके ऊपर घड़ों पानी डालने लगा हूं, क्योंकि आपकी जो खुशी है अंदर कहीं आपके पंजाब जो है वो कहीं दिमाग में कहीं समाया हुआ है, फंसा हुआ है। एक तो पहली बात ये है कि फैसल वाडा जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसका पंजाब से लेना देना कोई नहीं है, ये बात। अच्छा, आप बताइए वैसे वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ जी, उनका मामला किसी विफाक के किसी मामले से है और वहां पे उनके कुछ इंटरनेशनल कनेक्शंस भी रहे हैं। राणा साहब समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि किसके ऊपर ये आर्ग्यूमेंट पहले भी होता रहा, और ज़हन में रखें कि उसके ताकतवर हलकों से बहुत ताकतवर ताल्लुकात हैं। तो ये उन लोगों के लिए कुछ, उस लॉबी के लिए ये कुछ इंडिकेशन है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त पहले पंजाब में भी सर्व करते रहे लेकिन इस वक्त विफाक में भी सर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत सी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं चेक की जा रही हैं। उनकी प्रॉपर्टियां उन्होंने कहाँ ली, ऐसी स्कूल में जाके ली जहां मैं और आप जाना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझते। तो ये सारा कुछ जो है ये है। सो घड़ों पानी तो डल गया इसार राणा साहब के, क्योंकि इनकी तो जिंदगी का मकसद और मुद्दा जो है वो पंजाब रहता है। अब मामला दूसरा, बात ये है मोहसिन नकवी साहब जो हैं जितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, तो क्या ये तरक्की भी चुभ रही है कुछ लोगों को? सर हर एक की तरक्की चुभती है। आप भी जब थोड़े से पर निकालते हैं आपके पर भी तो काट दिए जाते हैं ना, तो कौन किसको यहाँ कबूल करता है? तो मैं शायर जो कहना चाहता है सलीस उर्दू में कह दूं। हाँ नहीं, आप जो भी कह रहे हैं शायराना अंदाज रहा है ओवरऑल इसार साहब का। आप तो हमें सेकंड सेगमेंट में आपने ज्वाइन किया था। मैंने तो आपको थोड़ी सी खबर देनी थी, दे दी, और थोड़ी सी ये जो है राणा साहब की जो सिमत है वो बतानी थी कि इधर देखें उधर देखें। हाँ। तो मामला ये है कि अब इसके अलावा जो है, जो देखिए गिलगित बल्तिस्तान की जहां तक बात है और ये जो पीपल्स पार्टी की नून लीग से जो मामला है, एक बात याद रखिए कि वो एक आम सी बात की जाती है कि तनख्वाह यही रहेगी, काम सबने इसी तरह ही करना है, ये बात तो तय है। अब मामला ये है कि उसके अंदर कोशिश की जाती है कि जो मैक्सिमम अटेन किया जा सके। सियासत में आप एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक ही करते हैं, और ये गिव एंड टेक जो है यही सियासत के अंदर हो सकता है, पॉसिबल है, कोशिश करते हैं। अब बिलावल साहब ने बजट से कुछ देर पहले अगर नाराजगी का इजहार करके कुछ कमिटमेंट्स ली तो उसका मकसद यही होगा कि वो ये सियासत के जरिए ही ये काम कर सकते हैं। अगर वो धरने देकर और वो उस सियासत की तरफ चले जाएंगे तो फिर उनमें और दूसरी जमातों में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान को देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल कौमी असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी ले ली है। ये बात समझने की है, ये बात करने की है, ये जो तर्ज सियासत है इसको अपनाने की जरूरत है कि देखिए आप सब लोग जब हम सियासत करते हैं तो ठीक है, बात अगर मामला जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में अगर किसी जमात के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है या किसी के नताइज चेंज हो सकते हैं या उसको ये खदशा है कि चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रही, एक अलग बात है। तो वो अपनी जिस तरह से आवाज उठा सकता है, जिस तरह से वो बात कर सकता है वो करेगा। नून लीग के साथ उसने बात की, उनको तसल्ली दी गई, वो बजट में आ गए। अब बजट के बाद भी अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन सियासत इसी तरह और इसी तरीके से की जाती है। इस बारे में तो कहा जाता है कि नून लीग के पास तो 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, तो पीपल्स पार्टी का होना, उनके वोटों का ना होना इतना को मायने नहीं रखता। उसके बावजूद आपको लगता है कि बजट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पास कराना? नहीं, देखिए ये बात मेरे अपने प्रोग्राम में भी एक जो पीपल्स पार्टी के दोस्त थे फुलजदा चट्टान, उन्होंने कहा हमारी तो नहीं है इनको बजट पास कराने के लिए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि बजट पास कराने के लिए जरूरत ना हो या ना हो, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में अगर आगे चलना है और अगर एक मेजर इत्तेहादी पार्टी जो है वो उनसे नाराज हो जाती तो बजट पास कराने के बाद के भी तो मामलात हैं जो तय करने हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बजट पास करा लेने से जिंदगी जो है वो चल पड़ेगी। चले, दो इंटरेस्टिंग पॉइंट मिले आपकी गुफ्तगू से मुझे। मैं माजिद साहब से उसी के ऊपर टेक ले लेती हूँ। एक तो वो जो उन्होंने मौलाना साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक यूं कह लीजिए कि पॉलिटिकल रोमांस है उसको डिस्कस किया निजामी साहब, वहां पे आप क्या स्टैंडिंग देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो हुकूमत में भी पीएम साहब परसों भी परसों उन्होंने बात की और कहा कि मुज़ाकरात की दावत दी। मैं बावजूद इसके मेरी तो समझ से बाहर है कि क्यों मुज़ाकरात नहीं होते, क्यों दावत कबूल नहीं की जाती। और फिर जो भी सर बात करें नौशाद साहब के इत्तेहादी हुकूमत बाद में भी तो चलना है ना सर? जी बिल्कुल, इत्तेहादी हुकूमत ने बाद में भी चलना है और उसको चलाने के लिए फिर जो फैसल वावड़ा साहब जैसे किरदार हैं उनको लाया जाता है। और मेरा तो बड़ा कंसीडर्ड ओपिनियन है कि जिस तरह हम शोबिज़ में, फ़न मौसीकी में उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब और लता मंगेशकर साहिबा के बारे में ख़ुसूसन इंडिया से दोस्त कहा करते थे कि उनके गले में भगवान बोलता है। हाँ जी। तो इसी तरह पाकिस्तान में फैसल वावड़ा साहब वो शख्सियत हैं
कि जिनके गले में पाकिस्तानी भगवान और बोलते भगवान बोलते हैं तो इसलिए बड़े भाग वाले हो। उनके जो लफ्ज हैं उनको मेरा ख्याल है कि हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आगे जो पॉलिटिकल मंजरनामा बनने जा रहा है उसमें जो अमेंडमेंट का मसला है वो बड़ा खौफनाक है। उसके बारे में कहते हैं कि जी बड़ी बुनियादी तब्दीलियां होंगी। फिर इसी तरह ये है कि गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं कुछ लोगों को। वो ये कहते हैं कि हम तो पूरी दुनिया से ट्रॉफी समेट के लाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आवाम का हाल हो रहा है और जो यहाँ की गवर्नमेंट्स कर रही हैं तो हमारी वो कामयाबियां जो हैं वो गहना जाती हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए फिर वो जो रगड़े का काम है वो फिर यहाँ से लिया जाता है। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैसल बावड़ा साहब के जो एक बड़े ओपोनेंट थे कामरान टेसूरी साहब, वो घर जा चुके हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि फैसल बावड़ा साहब क्या चाहते हैं कि बाकी भी जो उनके छोटे मोटे मुखालफीन हैं उनको भी वो आहिस्ता आहिस्ता घर भिजवाएं ताकि वो मिर्जा यार जो है वो उसके लिए गलियां जो हैं वो वीरान हो जाएं। तो मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इसलिए आते हैं कि जब आप यहाँ पे बिगाड़ेंगे या यहाँ पे नाराजगियां होंगी तो आपको कोई अल्टरनेट फोर्स चाहिए, कोई ऐसा ओपिनियन चाहिए कि जो आपको विद इन असेंबली सपोर्ट कर लेकिन सके। ये मामला बेवकत की रागनी है या ये हो भी सकता है? देखिए इसमें अगेन बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। उसकी वजह ये कि इस चीज़ को फिर आपको लिंक करना पड़ेगा अडयाला से, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अगर आप ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सिर्फ एक मेरा ख्याल है कि तड़ी थी, अच्छा, कहते हैं, या बढ़त थी फैसल बावड़ा की, या वाकई इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन होने जा रहा है। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मद निजामी साहब, साराना साहब, और बहुत शुक्रिया आपको इतने अहम वक्त में भी मसरूफियात में भी आपने अपना वक्त निकाला और हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ जाता है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।